हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। विश्व के भूगोल का हमने पार्ट 2 देख लिया था। आज पार्ट 3 देख लेंगे। चट्टानें, ज्वालामुखी एवं भूकंप, सुनामी। ये रहा विश्व का भूगोल। विश्व के भूगोल में हमने फर्स्ट पार्ट में देखा था, पहला पार्ट में देखा था ब्रह्मांड और सौरमंडल। दूसरा में देखा था पृथ्वी की गतियाँ एवं अक्षांश देशांतर। और आज तीसरा में हम लोग चट्टानें एवं ज्वालामुखी तथा भूकंप और सुनामी के बारे में जानेंगे, जिनसे क्वेश्चन कई बार आते हैं। और नेक्स्ट रह जाएगा महाद्वीपों के बारे में भी लास्ट में देखेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। चट्टानें एवं ज्वालामुखी। चट्टानों का वर्गीकरण। यदि चट्टानों का वर्गीकरण देखा जाए तो चट्टानों को मुख्य रूप से 3 भागों में बांटा गया है: आग्नेय शैल, अवसादी चट्टानें, रूपांतरित चट्टानें। जीवाश्म रहित चट्टानें कौन सी होती है? जीवाश्म रहित का कहने का मतलब है जिसमें जीवाश्म नहीं पाया जाता है, आग्नेय चट्टानें हैं। काली मिट्टी का निर्माण किन चट्टानों के क्षरण से होता है? तो काली मिट्टी का निर्माण होता है आग्नेय चट्टानों के क्षरण से। संपूर्ण क्रस्ट के कितने प्रतिशत भाग पर अवसादी चट्टानें विस्तृत है? तो पूरे क्रस्ट पर लगभग 75% है जो अवसादी चट्टानें हैं। नेक्स्ट देखते हैं चट्टान। आग्नेय चट्टानों के टूटने और रूपांतरण होने से शैल का निर्माण। जैसे यदि ग्रेनाइट टूटा तो क्या बनेगा? नीस। बेसाल्ट टूटा तो एम्फीबोलाइट। और बेसाल्ट टूटता है तो सिस्ट बनता है। नेक्स्ट है सर्वाधिक कठोर चट्टानें कौन सी होती है? तो सर्वाधिक कठोर चट्टानें रूपांतरित चट्टानें होती है, क्योंकि ये वर्षों से पृथ्वी के अंदर अत्यधिक ताप और दाब के कारण रूपांतरित हो जाती है और काफ़ी कठोर हो जाती है। पृथ्वी के अंदर पिघले हुए पदार्थ को क्या कहते हैं? मैग्मा कहता है। सब लोग अच्छी तरह से जानते होंगे। पृथ्वी के आंतरिक भाग में लावा के ठोस होने से निर्मित चट्टान को क्या कहते हैं? अब देखो, यदि बाहर निकल आता है और तब ठोस आता है वो लावा, तो उसे तो मैग्नेस शैल कहते हैं। लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि धरती के अंदर ही लावा क्या होता है कि वो आकर जम जाता है, वो पूरी तरह से बाहर नहीं आता। तो ऐसे लावा चट्टानों को हम कहते हैं प्लूटोनिक चट्टानें। ओजस डेल सलाडो ज्वालामुखी किस देश में अवस्थित है? तो ये दक्षिण अमेरिका देश के अर्जेंटीना और चिली में स्थित है। आपको पता ही होगा कि दुनिया का सबसे ऊंचा एक्टिव वोल्केनो यानी कि सक्रिय ज्वालामुखी कहाँ पर है? तो ये अर्जेंटीना और चिली में ही है। नेक्स्ट है ज्वालामुखी क्रिया में सबसे अधिक जलवाष्प गैस निकलती है। सबसे अधिक क्या निकलती है? जलवाष्प गैस निकलती है। इसके अतिरिक्त CO2 निकलता है, SO2 निकलता है, और नाइट्रोजन निकलता है, और हाइड्रोजन गैस से निकलती है। सक्रियता के आधार पर ज्वालामुखी के कितने प्रकार हैं? तो सक्रियता के आधार पर ज्वालामुखी के 3 प्रकार होते हैं। पहला कौन है? सक्रिय ज्वालामुखी, दूसरा सुषुप्त ज्वालामुखी, और तीसरा मृत ज्वालामुखी होता है। वैसे ज्वालामुखी जो लंबे समय तक सक्रिय नहीं हुए हैं किंतु भविष्य में कभी भी सक्रिय हो सकते हैं, उन्हें हम कहते हैं सुषुप्त ज्वालामुखी। नेक्स्ट है रूपांतरित शैलें देख लेते हैं। रूपांतरित शैलें कौन कौन है? तो चूना पत्थर जो शैलें बनाती है वो है डोलोमाइट शैलें। और संगमरमर जो बनता है चूना पत्थर से बनता है। बलुआ पत्थर क्वार्टजाइट का निर्माण करता है। कांग्लोमरेट क्वार्टजाइट का निर्माण करता है। और बिटुमिनस कोयला जो है ग्रेफाइट व हीरा बनता है। यानी यदि देखा जाए कि जो ग्रेफाइट और हीरा बनता है तो कौन सा पत्थर बनता है? तो ये बिटुमिनस जो कोयला होता है यही रूपांतरित होकर हीरा बनता है। नेक्स्ट है रूपांतरित चट्टानों के पुनः रूपांतरण से निर्मित शैलें। जैसे स्लेट है, पहले तो ये खुद रूपांतरित होकर स्लेट बना है, लेकिन अब बेसाल्ट से तो ये स्लेट बना है, अब स्लेट से रूपांतरित होकर क्या बनेगा? तो ये फाइलाइट बनता है। ठीक है। और फाइलाइट रूपांतरित होकर क्या बनता है? सिस्ट बनता है। और ग्रेवो रूपांतरित होकर सर्पेंटाइन बनता है। रूपांतरित चट्टानें की उत्पत्ति किन चट्टानों से होती है? तो आग्नेय तथा अवसादी चट्टानों दोनों से होती है। संगमरमर के किस चट्टान का उदाहरण है? संगमरमर जो है किस चट्टान का उदाहरण है? तो ये पीछे ही देख लिए थे, रूपांतरित चट्टान था। संगमरमर जो था ये क्या था? रूपांतरित चट्टान था। चट्टानों का जो निर्माण होता है उसमें 8 प्रमुख तत्व होते हैं। कितने तत्व होते हैं? 8 प्रमुख तत्व। वो कौन कौन से हैं? सबसे ज़्यादा चट्टानों में ऑक्सीजन पाया जाता है 46%। दूसरा सिलिकॉन पाया जाता है 27%। तीसरा एल्युमिनियम पाया जाता है लगभग 8%। और लोहा पाया जाता है 5%। और बाकी चीज़ें भी पाई जाती है, कैल्शियम, सोडियम, पोटेशियम और मैग्नीशियम। इसमें याद करने वाले मुख्य 3 बातें हैं, 3 पॉइंट है। ऑक्सीजन, सिलिकॉन, एल्युमिनियम कितना कितना पाया जाता है? ऑक्सीजन लगभग 46 से 47% और सिलिकॉन लगभग 27 से 28% और एल्युमिनियम लगभग 10% पाया जाता है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं
ज्वालामुखी से निकलने वाले पदार्थ देख लेते हैं कि ज्वालामुखी से क्या क्या पदार्थ निकलता है। ज्वालामुखी से निकलने वाले पदार्थों को 3 वर्गों में विभाजित किया गया है। पहला वर्ग क्या है? गैसीय वर्ग, गैस तथा जलवाष्प। ज्वालामुखी उद्भेदन के समय सर्वप्रथम गैस एवं जलवाष्प बाहर आते हैं। इनमें जलवाष्प की मात्रा सर्वाधिक लगभग 60 से 90% होती है। अन्य गैसों में CO2, नाइट्रोजन, सल्फर डाइऑक्साइड आदि प्रमुख है। दूसरा है विखंडित पदार्थ। इसमें धूल कण एवं राख से बने चट्टानी टुकड़े, मटर के दाने के आकार के वाले टुकड़े, कुछ इंच से लेकर कई फीट तक फैले बड़े बड़े व्यास वाले चट्टाने एवं अपेक्षाकृत बड़े आकार के टुकड़े आदि बाहर धरातल से निकलते हैं। और लास्ट में निकलता है लावा। लावा क्या होता है? तो ज्वार उद्गार के समय भूगर्भ में स्थित तरल पदार्थ जो निकलता है, जो तरल पदार्थ होता है उसी को मैग्मा कहते हैं। जब मैग्मा धरातल पर विस्तृत होता है तो उसे लावा कहते हैं। धरातल पर लावा के ठंडा होने के बाद आग्नेय शैल बनता है। नेक्स्ट पॉइंट है आग्नेय एवं अवसादी चट्टानों के संगठन तथा स्वरूप में परिवर्तन से रूपांतरित चट्टानों का निर्माण होता है। चलिए नेक्स्ट है किस प्रकार के लावा में सिलिका की अधिकता पाई जाती है? तो ये अम्लीय लावा में पाई जाती है। अंडमान निकोबार के नारकोंडम द्वीप में परिस्थित ज्वालामुखी किस प्रकार का ज्वालामुखी है? तो ये सुषुप्त ज्वालामुखी है। माउंट किलिमंजारो किस श्रेणी का ज्वालामुखी है? तो माउंट किलिमंजारो ये शांत श्रेणी का ज्वालामुखी है। देखिए इस फिगर को ध्यान से देखिए, इसी प्रकार से ज्वालामुखी होता है। नीचे जो होता है फैला हुआ, ये एक प्रकार से मैग्मा होता है। जो जब पूरी तरह से वो बाहर निकल आता है तो उसी को हम लोग लावा कहते हैं। लेकिन कभी कभी क्या होता है, ये पूरी तरह से बाहर ना निकल के ये पृथ्वी के कुछ अलग अलग चट्टानों पर निकल आती है। तो इस प्रकार के चट्टानों पर निकलने से अलग अलग प्रकार के पत्थरों का निर्माण होता है। जैसे यदि पूरी थाली की तरह यदि फैल जाए तो उसे हम कहते हैं लैपोलिथ। सील कहते हैं कि समानांतर यदि ज्वालामुखी समानांतर यदि फैल जाती है तो उसे हम कहते हैं सील। फैकोलिथ क्या होता है? हल्का सा क्या होता है कि पृथ्वी के अंदर ही हल्का सा छतरी नुमा हो जाता है, जैसे कि आप लोग मशरूम देखे होंगे, तो उस प्रकार से हो जाता है, उसे हम कहते हैं फैकोलिथ। और लैकोलिथ क्या होता है? ये गुंबदानुकार होता है, यानी कि जो आप लोग देखते होंगे गुंबद जो बना हुआ होता है छतरी की तरह, वो लैकोलिथ होता है। तो इनके साइज के अनुसार से और इनके रचना के अनुसार से इनके चट्टानों का नाम अलग अलग किया गया है। और जो पूरी तरह से बाहर निकल जाते हैं उससे जो बनता है उस लावा से चट्टाने, उसे हम कहते हैं ग्रेनाइट चट्टाने। अब ये डाइक क्या है? डाइक क्या होता है? पृथ्वी पर जो होता है एक प्रकार का छिद्र होता है, जिसमें क्या होता है कि लावा जो है ऊपर से आकर जम जाती है, छिद्र के द्वारा अंदर आ जाती है, जिसे हम डाइक कहते हैं। नेक्स्ट है विश्व का सर्वाधिक सक्रिय ज्वालामुखी कौन सा है? किलायू हवाई द्वीप पर है। हमारे सौरमंडल में अब तक ज्ञात सबसे बड़ा ज्वालामुखी ओलंपस मानस है, जो मंगल ग्रह पर स्थित है। और किस ज्वालामुखी को भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ कहा जाता है? तो माउंट स्ट्राम्बो को कहा जाता है। चलिए आगे देखते हैं, विश्व के सक्रिय ज्वालामुखी देख लेते हैं। सबसे पहला है कोटोपैक्सी कहाँ? इक्वाडोर में है। दूसरा है क्विचेकशकावा, ये रूस में है। तीसरा है वेंगेंस पर्वत अलास्का में है। चौथा है कैमरून में है। इरेबस है अंटार्कटिका में। इरागोंगो है डेनमार्क में। इसमें इम्पोर्टेंट तो कुछ है नहीं, केवल आप इतना याद रखिए, सबसे ऊपर में जो दिया हुआ है कोटोपैक्सी, याद रखिए, बहुत एग्जाम में ये पूछा गया है कि कोटोपैक्सी जो है सबसे सक्रिय, विश्व का सबसे सक्रिय ज्वालामुखी कौन सा है? तो ये है कोटोपैक्सी, जो दक्षिण अमेरिका के इक्वाडोर में स्थित है। चलिए आगे देखते हैं। हमारे सौरमंडल में अब तक ज्ञात सबसे बड़ा ज्वालामुखी ओलंपस मांस है, जो मंगल ग्रह पर है। किस ज्वालामुखी को भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ कहते हैं? तो स्ट्रोम्बोली को कहा जाता है। स्ट्रोम्बोली है कहाँ पर? तो ये स्ट्रोम्बोली इटली में स्थित है। और विसुवियन भी पूछा गया था कि माउंट विसुवियन कहाँ पर है? तो ये इटली में है, जो सुषुप्त ज्वालामुखी है। नेक्स्ट है ज्वालामुखी पर्वत माउंट सेंट हेलेना कहाँ स्थित है? संयुक्त राज्य अमेरिका में स्थित है। अफ्रीकी महाद्वीप का सर्वोच्च पर्वत शिखर माउंट किलिमंजारो कहाँ पर स्थित है? तंजानिया में। माउंट लोआ एक सक्रिय ज्वालामुखी है, कहाँ स्थित है? हवाई द्वीप पर, संयुक्त राज्य अमेरिका में। अंटार्कटिका का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी कौन है? तो माउंट एल्ब्रुस है अंटार्कटिका पर। ईरान के 2 मृत ज्वालामुखी कौन कौन से है? तो देवगढ़, कोह सुल्तान।
यूरेनियम प्लेट अफ्रीकन व इंडियन प्लेट के मध्य महाद्वीपीय पेटी ज्वालामुखी मेखला के अंतर्गत आते हैं। ज्वालामुखी शंकु के ऊपर मिलने वाली कीपाकार गर्दनुमा आकृति को क्या कहते हैं? क्रेटर कहते हैं। नेक्स्ट है विश्व का सबसे ऊंचा सक्रिय ज्वालामुखी कोटोपैक्सी है, जो इक्वाडोर में देख चुके हैं ऊपर। ज्वालामुखियों के मेखलाबद्ध वर्गीकरण कितने भागों में किया गया? तो 4 भागों में किया गया। ये 4 भाग कौन कौन से है? ये ज्वालामुखी की मेखलाएं। पहला क्या है? पहला है पड़ी प्रसाद सागरीय मेखला, दूसरा है मध्य महासागरीय पेटी, तीसरा है मध्य अटलांटिक मेखला व मध्य महासागरीय कटक, और चौथा है अंतरा प्लेटीय ज्वालामुखी। नेक्स्ट है क्षारीय लावा शंकु को किस अन्य नाम से जाना जाता है? तो शील्ड शंकु के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट है अलास्का संयुक्त राज्य अमेरिका के कटमाई पर्वत को 10,000 धुआड़ों की घाटी भी कहा जाता है। अलास्का के संयुक्त राज्य अमेरिका के जो अलास्का में है ज्वालामुखी उसे कहता है, उसे कहा जाता है 10,000 धुआड़ों की घाटी। चलिए नेक्स्ट रह गया भूकंप एवं सुनामी। सक्रिय ज्वालामुखी। भूकंप एवं सुनामी के कारण देख लेते हैं। तो भूकंप एवं सुनामी, भूकंप के प्रमुख कारण देख लेते हैं। प्रमुख कारण क्या क्या है भूकंप के? तो देखिए भूकंप के मुख्य 5 कारण हैं। या तो ज्वालामुखी क्रिया के द्वारा होता है, या तो भ्रंश एवं संपीड़न के द्वारा होता है, या तो समस्थितिक समायोजन या भूसंतुलन के द्वारा होता है, या प्रत्यास्थ पुनश्चरण क्रिया द्वारा होता है, या प्लेट विवर्तन क्रिया द्वारा भी होता है। ठीक है, तो ये मुख्य 5 कारण हैं जिनसे भूकंप होने की संभावना रहती है। भूकंपीय तरंगों की तीव्रता को मापने वाले यंत्र को भूकंप लेखी या सिस्मोग्राफ कहते हैं। भूकंप मापन के लिए 3 स्केल है। पहला राशि फेरल स्केल, दूसरा मर्केली स्केल और तीसरा रिक्टर स्केल। इसमें रिक्टर स्केल काफ़ी फेमस है। देख लेते हैं राशि फेरल स्केल क्या है। इस पैमाने पर 1 से 11 तक माप रखे जाते हैं राशि फेरल स्केल में, जबकि नड़केली स्केल में 1 से 12 तक माप रखा जाता है। इसमें 1 से 11 था राशि फेरल, और नड़केली स्केल में 1 से 12 था। जबकि रिक्टर स्केल में देखते हैं तो लघु गणक मापी है जिसकी तीव्रता 0 से 10 तक ही होती है, और रिक्टर स्केल पर प्रत्येक जो अगली इकाई होती है पिछली इकाई की तुलना में लगभग 10 गुना तीव्रता व्यक्त करता है। अब देख लेते हैं सर्वप्रथम किस स्थान पर भूकंप तरंगीय अनुभव होता है। तो ये भूकंप सेंटर पे होता है। भूकंप सेंटर कहने का मतलब है जहाँ पर भूकंप स्टार्ट होती है वहाँ भूकंप सेंटर कहा जाता है। किस स्थान को विश्व की भूकंप राजधानी कहा जाता है? मतलब ऐसा जगह विश्व का जहाँ हमेशा बार बार भूकंप होते ही जाता है। तो ये कैलिफोर्निया है। ये कैलिफोर्निया है जहाँ बार बार भूकंप आते रहती है। दिन में ना जाने कितने बार धरती डोल जाता है, और कोई हल्का फुल्का नहीं डोलता है। कैलिफोर्निया जो घाटी है इसमें बहुत ही घातक भूकंप आता है, फिर भी यहाँ के लोग सर्वाइव करते हैं। कैसे? यहाँ जो बिल्डिंग बनाई जाती है वो भूकंप रोधी तकनीक के बनाई जाती है। तो यहाँ के जितने भी इंजीनियर है इसमें इतना गुणवत्ता आ गया कि वो हर प्रकार के भूकंप रोधी घर बनाने में सक्षम हो गए। इसीलिए कैलिफोर्निया फारफील्ड जो कैलिफोर्निया है यहाँ पर के घड़े जो है हिलती है डोलती है मगर गिरती नहीं है, क्योंकि पूरी तरह से भूकंप रोधी बनाए जाते हैं। अब देख लेते हैं भूकंप के प्रकार। भूकंप कितने प्रकार के होते हैं? भूकंप के प्रकार देख लेते हैं। तो भूकंप के प्रकार यदि देखते हैं तो छिछले केंद्र वाले भूकंप जो होते हैं ये कहाँ तक उठते हैं? तो ये छिछले केंद्र वाले भूकंप लगभग 0 से 35 किलोमीटर तक जाता है। मध्य केंद्र वाले भूकंप 35 से 100 किलोमीटर, गहन केंद्र वाले 100 से 350 किलोमीटर, और पातालीय केंद्र वाले भूकंप 350 से 700 किलोमीटर तक जाती है। यानी यदि पातालीय केंद्र वाला भूकंप उठता है तो लगभग उस केंद्र से 700 किलोमीटर दूरी तक इस भूकंप का अनुभव होता है। ठीक है, तो ये 4 हम लोग वर्णन देख लेते हैं भूकंप के प्लेट विवर्तनिक के अनुसार। प्लेट विवर्तनिक का मतलब है प्लेटें जब टकराती है। अब देख लेते हैं यहाँ पर कुछ दिए गए हैं भूकंप तरंगे। भूकंप तरंगे 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन? पी तरंगे, एस तरंगे और एल तरंगे। ठीक है, पी तरंगे, एस तरंगे और एल तरंगे होते हैं। प्राथमिक एवं लंबत तरंगे किसे कहते हैं? तो ये पी तरंगों को कहा जाता है। एस तरंगे किस अन्य नाम से जानी जाती है? अनुप्रस्थ एवं गौण तरंगे भी कहा जाता है एस तरंगों को। नेक्स्ट है भूकंप अधिकेंद्र 105 से 145 डिग्री के मध्य का क्षेत्र क्या कहलाता है? तो ये कहलाता है भूकंपीय छाया क्षेत्र कहलाता है। विश्व का सबसे विस्तृत क्षेत्रफल भूकंप क्षेत्र है कौन सा? तो ये महासागरीय तटीय पेटी। किस स्थान को भूकंप राजधानी कहा जाता है? तो प्रशांत महासागरीय पेटी को ही कहा जाता है। यहाँ भूकंप आते ही रहती है। और ऊपर में हम देखे थे विश्व के भूकंप राजधानी किसे कहा गया था? तो कैलिफोर्निया को कहा गया था।
प्लेट विवर्तनिक क्रिया के कारण किस उपमहाद्वीप का भारतीय महाद्वीप का कौन सा प्रदेश भूकंप ग्रहणशील है? तो ये है उत्तर पश्चिम प्रदेश, जो उत्तर और पश्चिमी प्रदेश हो जाता है, जैसे कि हमारा जम्मू कश्मीर हो गया, पंजाब हो गया, ये सब इलाके हैं। तो ये प्लेट विवर्तन क्रिया के कारण ये भारतीय उपमहाद्वीप है जो भूकंप ग्रहणशील करता है। और भूकंप क्षेत्र में आने वाले वायुमंडल किस गैस की मात्रा में अधिक वृद्धि होती है? तो ये रेडॉन गैस की मात्रा में अधिक वृद्धि होती है। नेक्स्ट है, भारत ने विश्व की सबसे आधुनिक सुनामी चेतावनी प्रणाली कब प्रारंभ की थी? तो ये अक्टूबर 2007 में शुरू की थी। भारतीय राष्ट्रीय महासागर सूचना सेवा केंद्र कहाँ स्थित है? तो ये है स्थापित किया गया है हैदराबाद, तेलंगाना में। पी तरंगे ठोस के साथ साथ तरल मध्य में भी चल सकती है। जो पी तरंगे है वो ठोस के साथ साथ कहाँ चलती है? तो तरल एवं मध्य में भी चल सकती है, परंतु ठोस की तुलना में तरल माध्यम में इसकी गति मंद होती है, पी तरंगों की गति। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट देख लेते हैं। अच्छा, नेक्स्ट है उपमहाद्वीप, महाद्वीप। चलिए महाद्वीपों को हम अगले में देख लेंगे। पूरे विश्व में कितने महाद्वीप है? तो ये तो आपको पता ही होगा, पूरे विश्व में कितने महाद्वीप है? लगभग 7 महाद्वीप है। कौन कौन? एशिया, यूरोप, अफ्रीका, 3 तो यहीं मिल गया, चौथा ऑस्ट्रेलिया, 4, 3 और कौन है? 5वां है उत्तरी अमेरिका, 6ठा है दक्षिणी अमेरिका। तो 7वां क्या है? 7वां ये जो सबसे नीचे आपको दिखाई दे रहा है, इसे हम कहते हैं अंटार्कटिका। तो ये 7 महाद्वीप है। तो हमारा विश्व कुछ इस प्रकार का दिखाई देता है मैप पर। तो अगले टॉपिक में हम लोग देखेंगे विश्व का, अगले टॉपिक में महाद्वीप हम लोग देख लेंगे। ठीक है, चलिए कंटिन्यूअस रिवीजन करते चलिए।